Dear students, I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Science, SRKP Government PG College किशनगढ़। हमने पहले के चैप्टर्स में पहले के लेक्चर्स में हमने ये बात की थी कि शीत युद्ध किस तरीके से शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरीके से परिस्थितियाँ बदली और उसके बाद में दोनों देशों के बीच में एक तरीके से किस तरह की राइवलरी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में शुरू हो गई। अब आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है राष्ट्रीय शक्ति। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति और उसके तत्व कौन कौन से हैं। तो आज मोरलेस हम थोड़ा सा राष्ट्रीय शक्ति के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में उसके जो भौतिक तत्व हैं या उसकी जो फिज़िकल उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देखिए कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में मजबूत होने के लिए या उसको मजबूती प्राप्त करने के लिए उसका शक्तिशाली होना अत्यंत आवश्यक है। और राजनीति विज्ञान में जब हम पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का शक्ति उसका एक केंद्रीय तत्व है। और जैसा कि हमने मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी में पहले पढ़ा कि लॉसवेल जैसे जो थिंकर्स हैं उन्होंने ये कहा कि राजनीति का एक्चुअली अल्टीमेट जो पॉइंट है या उसका जो राजनीति है उसको हम कहेंगे कि हु गेट्स व्हेन एंड हाउ, तो वो कौन कैसे कब प्राप्त करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके देशों के लिए भी ये चीज़ लागू होती है। तो राजनीति में शक्ति का विशेष महत्व है और हम ये जानते हैं कि हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन और मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में शक्ति के सिद्धांत का व्यापक रूप में प्रस्तुतिकरण किया है। और इसके अतिरिक्त हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में मॉर्गेनथाउ और कैनन जैसे लेखकों ने भी शक्ति और सत्ता की भूमिका को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सूत्रों का निर्धारण किया है। और यह कहा जाता है कि जैसे भौतिकी के लिए ऊर्जा है, अर्थशास्त्र के लिए धन है, तो राजनीति के लिए शक्ति या सत्ता है। अब ये देखें हम कि जो मॉर्गेनथाउ ने जो अपनी पूरी पॉलिटिकल अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस जो उनकी किताब है वो उसमें उन्होंने अपनी किताब में जो पूरी नोशन है उसमें शक्ति को सबसे केंद्रीय तत्व माना है। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि राजनीति में भी अगर कोई व्यक्ति अपनी बात लोगों से कैसे मनवा सकता है, तो शक्ति या सत्ता जिसको हम कहें वो प्राप्त करके और अपनी बात लोगों से मनवा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरे देशों से बिल्कुल भिन्न है और दूसरे देश आपकी बात को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में या अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आपकी बात को वो स्वीकार करें। तो अब परिभाषा देखें हम तो शक्ति या सत्ता उस योग्यता या क्षमता का नाम है जिसका धारक दूसरों पर अपना स्वामित्व या नियंत्रण जमा सके या अपनी इच्छा अनुसार उसके व्यवहार को निर्धारित या संशोधित कर सके। तो जो हमने बात की भाई शक्ति आपकी एक ऐसा तत्व है, शक्ति इस तरीके शक्ति या सत्ता जिसको कहें हम, वो एक ऐसा तत्व है जिससे कि दूसरों के व्यवहार को आप अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सको। अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये माना जाता है कि सत्ता राजनीति है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो भी सत्ता के लिए संघर्ष है। और जैसे हॉब्स की जो बात हमने पहले की लेवियाथन की, और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हॉब्स ने ये कहा कि हॉब्स का अगर आप देखेंगे तो उसका जो प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत है कि प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत में मतलब ये चलता है कि जिसको आप लूट सको उसको लूट लो, जिसको मार सको उसको मार लो। तो एक तरीके से वो एनार्किज्म हमारे को हॉब्स के लेवियाथन में दिखाई देता है, हॉब्स के चिंतन में दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें भी एनार्किज्म दिखाई देता है। लेकिन उस एनार्किज्म में जो देश पावरफुल है, उस एनार्किज्म में जो देश शक्तिशाली है, जिसके पास हम कहेंगे कि भौतिक तत्व है और उसके सब पास में अभौतिक तत्वों की भी अगर शक्ति की पैरामीटर्स के हिसाब से उसके पास हैं, तो वो दूसरे देशों को प्रभावित करने में ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये माना जाता है कि सत्ता का संघर्ष या इस विषय की मूल सामग्री सत्ता संघर्ष है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सत्ता के लिए या शक्ति के लिए संघर्ष होता है। मॉर्गेनथाउ ने कहा कि हर राजनीति की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी सत्ता के लिए संघर्ष है
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चाहे जो कुछ भी हो, उसका अंतिम ध्येय शक्ति या सत्ता प्राप्त करना है, और ये सबसे ही मतलब अल्टीमेटली शक्ति प्राप्त करना सबसे प्रथम लक्ष्य होता है। लेकिन ये कभी कभी ये भी कहा जाता है शक्ति या सत्ता के लिए कि ये बहुत ही छलपूर्ण वस्तु है, लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि ये छलपूर्ण वस्तु होने के बावजूद भी हर राज्य उसको प्राप्त करना चाहता है और हर राज्य सत्ता की होड़ में लिप्त रहता है। लेकिन सत्ता कभी एक केंद्र पर नहीं रहती। कभी रोमनों का युग था तो कभी अंग्रेजों का। दूसरे महायुद्ध से पहले इटली, जर्मनी और जापान बड़ी शक्तियां मानी जाती थीं, लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद में सोवियत संघ महाशक्ति बन गया। चीन बहुत बड़ी शक्ति बन गया जिसके बारे में कभी भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा बाद में जर्मनी और जापान आप देखते हैं प्रमुख शक्ति के रूप में उभर गए थे और उसके बाद में वो डाउन भी उतने ही हो गए। तो सत्ता आप देखेंगे कि किसी भी आप अगर आज यूएसए को अगर हम माने कि वो बहुत ही पावरफुल कंट्री है, तो पिछली शताब्दी में देखेंगे कि वो मतलब जो यूरोपियन महाशक्तियाँ थी, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, उनके सामने उसकी पावर कुछ भी नहीं थी। अब आप देखेंगे कि सत्ता का एक कैरेक्टर है कि वो स्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहती है, शक्ति स्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहती है। लेकिन जिन तत्वों के कारण या जिन तत्वों से शक्ति या सत्ता की रचना होती है उसे हम भौतिक और अभौतिक भागों में बांट सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि क्यों देश शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? अब शक्ति इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि वो डोमिनेंस करना चाहते हैं। डोमिनेंस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में उनका डोमिनेंस होगा तो शायद उनके हिसाब से कई सारी चीज़ें चलेंगी। तो महाशक्ति का भी कॉन्सेप्ट ये है कि शक्तियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन महाशक्तियाँ कम हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके पास वो पावर है या वो चीज़ें हैं उनके पास में जो तुलनात्मक रूप से दूसरे देशों के पास में नहीं है, और वो अपनी बात को मनवाने की क्षमता दूसरे देशों से रखते हैं। तो ये पावर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि राजनीति के जो शक्ति है उसके भौतिक तत्व कौन कौन से हैं। उसमें हम देखते हैं आकार और जनसंख्या। सबसे पहला जो तत्व है वो है आकार और जनसंख्या। इसका मतलब ये है कि आप आकार और जनसंख्या की जब बात करेंगे तो यदि कोई राज्य आकार की दृष्टि से बहुत बड़ा है और उसकी जनसंख्या भी विशाल हो तो वो शक्तिशाली होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, और ये मैकेंडर का भी आपका सिद्धांत है जियोपॉलिटिक्स का कि उसकी जो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उससे उसकी विदेश नीति तय होती है। यही कारण है कि यदि चीन शक्तिशाली देश है तो उसके मुकाबले में सिंगापुर या लाओस शक्तिशाली नहीं हो सकते। हिटलर ने बड़ा जर्मन राज्य बनाने का निश्चय किया ताकि जर्मनी को और शक्तिशाली बनाया जाए, इसलिए उसने सर्व जर्मनवाद का आह्वान किया और ऑस्ट्रिया और आधे चेकोस्लोवाकिया को छीन लिया। क्यों? क्योंकि उसका वो लगता था उसको कि जर्मनी मेरे पास कम है, मतलब उसका क्षेत्रफल कम है, तो मैं दूसरे राज्यों के ऊपर आधिपत्य करके और उसको अपने अंदर मिला लूँ। दूसरा है जलवायु और प्राकृतिक संसाधन। जलवायु और प्राकृतिक संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ बहुत ही सर्दी होगी या जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ वो देश अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते। यूरोप के देश शक्तिशाली हैं जहाँ सामान्य तापमान बना रहता है। जिनके पास सोना, चांदी, तांबा, रबड़, तेल, यूरेनियम जैसे संसाधन हैं वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। पश्चिमी एशिया के देशों को शक्ति का तत्व तेल के संसाधनों में रखा हुआ है। आप देखेंगे कि वेस्ट एशिया के जो देश हैं या मिडिल ईस्ट के देश हैं वो इसलिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका रखते हैं क्योंकि उनके पास ऑयल के नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास में हैं। किंतु यह आवश्यक है कि यदि वो देश उन संसाधनों का उपयोग करने जानते हैं तो भी उनके पास में वो उसका प्रयोग इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं या तभी उनको शक्तिशाली माना जाएगा। एशिया और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी वो पिछड़े रहे क्योंकि वो उन शक्ति के इन संसाधनों का प्रयोग करना नहीं जानते थे। नेक्स्ट है पूंजी, और आप देखेंगे पूंजी और आपकी आर्थिक व्यवस्था। जिन देशों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वे कभी शक्तिशाली नहीं हो सकते। जापान व इजराइल जैसे छोटे राज्य सत्ता संपन्न हो गए हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पूंजी है। अमेरिका महाशक्ति है क्योंकि उसके पास भी पूंजी है और वह विश्व का सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है एक तरीके से।
आश्चर्य की बात है कि पिछले कुछ 25 वर्षों में दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ देश जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम आर्थिक रूप से उभर कर आए हैं। इसलिए जिन देशों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है वो कहीं ना कहीं आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चौथा जो आपका भौतिक तत्व है वो है तकनीकी। विज्ञान के युग में, इस युग में तकनीक का अपना महत्व है। आप देखेंगे कि चीन ने जो ओवर द ईयर्स पिछले 20-25 साल में जो प्रोग्रेस की है, कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी के दम पे की है। और भारत ने भी आप देखेंगे कि 1991 के बाद में जो टेक्नोलॉजी विकसित की है डिफरेंट फील्ड में, उसके कारण से भी उसने बहुत ज़्यादा शक्ति अर्जित की है। तो ये माना जाता है कि आज जो प्रयोगशालाओं में हो रहा है वह कल उसकी स्वरूप निर्धारित करता है आने वाली दुनिया का। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बात कही बहुत अच्छी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ जब तक टॉप 100 में है तब तक उसकी प्रभुता को, हेजीमनी को कोई चुनौती नहीं दे सकता। किस लिए नहीं दे सकता? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक तरीके से नॉलेज के पावर सेंटर हैं जहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। तो आप देखेंगे कि तकनीक जो है वह, जिन देशों के पास में तकनीक है वो मतलब बहुत शक्तिशाली स्थिति रखते हैं, जिसमें आपका सबसे बढ़िया एक छोटा देश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इजराइल। आप देखेंगे उसके पास तकनीक, बहुत ही सुदृढ़ तकनीक उसके पास में है। और तकनीक के माध्यम से क्या होता है कि उसके माध्यम से आप दूसरे देशों के बाज़ारों पर आप आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे कि जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें विंडोज़ नामक जो सॉफ्टवेयर है वो उसका माइक्रोसॉफ्ट का है, तो उसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जिससे कि पूरे विश्व को वो टेक्निक उनसे खरीदनी पड़ रही है। जापान की मशीनें और यंत्र आप देखेंगे कि बहुत देशों के बाजार में बिक रहे हैं। चीन महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। और इसके साथ ही मतलब आप देखेंगे कि अगर आपके पास तकनीक है तो आप पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शक्ति के अभौतिक तत्व पढ़ेंगे। थैंक यू।